जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रभात कुमार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिलिपिकरण। तो देखेंगे सबसे पहले डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या है, फिर देखेंगे डीएनए प्रतिलिपिकरण की विधियां कौन कौन सी है, डीएनए होता क्या है सबसे पहले जानते हैं। तो डीएनए प्रतिलिपिकरण जो है डीएनए से कई डीएनए का निर्माण कर देता है। यानी कि सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं कि डीएनए प्रतिलिपिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए का निर्माण होता है। एक डीएनए से कई नए डीएनए का निर्माण होता है। यानी डीएनए इस विधि में डीएनए अपनी परमाणु मात्रा को क्या करता है, दोगुना कर देता है। और डीएनए प्रतिलिपिकरण की विधियों की अगर बात की जाए तो डीएनए प्रतिलिपिकरण की मुख्यतः 3 विधि है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधि है आपका अर्धसंरक्षी विधि। ऐसे तो 3 विधि है आपका, विक्षेपक विधि है, संरक्षी विधि है। विक्षेपक विधि में क्या होता है कि एक डीएनए कई स्थानों पे टूट जाते हैं तथा टूटे हुए जो भाग होते हैं स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करते हैं। द्विगुणन कहने का मतलब प्रतिलिपिकरण करते हैं। और जो प्रतिलिपिकरण के बाद जो डीएनए बनता है उसके बाद दोनों धागे एक दूसरे में जुट जाते हैं, जिसमें नए एवं पुराने दोनों ही धागे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और संरक्षी विधि की अगर बात की जाए तो संरक्षी विधि क्या होता है, इसमें पुराने डीएनए धागा कहें तो जनक जिसको कह सकते हैं, जनक डीएनए जो होता है स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करता है। और द्विगुणन के बाद जो डीएनए बनता है उसमें नए डीएनए का निर्माण होता है। और पुराने जो डीएनए होता है यानी जनक डीएनए, उसे किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है। यानी कि वे क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और आपका जो ये संरक्षी विधि है, ये संरक्षी विधि, इस सब विधि में इसको वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता दिया गया कि डीएनए प्रतिलिपिकरण यानी कि डीएनए का प्रतिकृतियन जो होता है वे अर्धसंरक्षी होता है। कैसे होता है, अर्धसंरक्षी होता है। डीएनए का प्रतिकृतियन किस प्रकार का होता है, अर्धसंरक्षी होता है। ये कब बताया था, मेसेल्सन एवं ऑस्टॉल नामक वैज्ञानिक ने 1950 ईस्वी में बताया था। इसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी मान्यता दिया। जैसे आप इसका 2 नियम और भी है, एक टेलर दिया था और एक दिया था वाटसन एवं क्रिक। तो आपको पता है जैसे हमारे गांव में क्या होता है, कहीं झगड़ा होता है, किसी घर में झगड़ा हो गया भाई भाई को लेकर के, तो पंचायत लगता है। तो पंचायत लगता है तो क्या होता है, जहाँ पे 5 आदमी सही कह दिया कि हाँ ये लड़का जो है सही बोल रहा है, उसको हम लोग सही मानते हैं, और जो लड़ाई करने वाला उसको भी ये बात मानना पड़ता है कि नहीं, मानना पड़ता है नहीं। बस वही प्रकार से हमारे गांव में क्या होता है, गोतिया चलता है। गोतिया में पहले पंचायत होगा, तो गोतिया से जो कहा, अगर वो गोतिया अपने समाज की बात नहीं मानता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको समाज से ही निकाल दिया जाता है ना। गोतिया आपको नहीं पता होगा, गोतिया किसे कहते हैं, शहरों में क्या होता है, सोसाइटी होता है। तो सोसाइटी में रहने वाले लोग एक सदस्य होते हैं, होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग की तरफ टोला होता है, एक टोला में रहने वाले लोगों को हम लोग गोतिया कहते हैं, ठीक है। तो जो नहीं मानता उसको क्या किया जाता है, गोतिये से निकाल दिया जाता है ना। बस उसी प्रकार से यहाँ होता है कि इसे विभिन्न वैज्ञानिकों ने मान्यता दिया और कहा कि हाँ, मेसेल्सन एवं ऑस्टॉल अपने प्रयोग द्वारा जो किए हैं वैज्ञानिकों पे उजागर किए, तो इसको सही मान्यता दिया गया। तो क्या किए थे, इसके प्रयोग को पहले हम लोग देखते हैं। इन्होंने क्या किया, जीवाणु इकोलाई, आपको पता होगा जीवाणु इकोलाई पे अपना एक्सपेरिमेंट किए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जीवाणु इकोलाई को एक ऐसे माध्यम में संवर्धित किए जिसमें N15 उपस्थित था। N15 का मतलब क्या होता है, N15 जो है
नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। N15 क्या होता है? नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक होता है। और इस संवर्धन माध्यम में इकोलाई जीवाणु को कई पीढ़ियों तक उपजाया गया, अलग अलग पीढ़ी में उपजाया गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक DNA को रखा गया है ना, N14 DNA को, सामान्य DNA को रखा गया। फिर अगला पीढ़ी में देखा गया तो N14 जब रेप्लिकेशन हुई, द्विगुणन हुआ, तो N14 और N15 दोनों ही धागे उपस्थित हैं यहाँ पे। इसके पहले हम बताए हैं द्विगुणन किया जाता है, और द्विगुणन के बाद इसको देख लीजिए। पहले N15 इसको क्या कहते हैं? संकरित DNA कहते हैं। इस भारी DNA अणु को क्या किया गया था? सामान्य DNA N14 DNA को सामान्य DNA कह सकते हैं। यह DNA का हल्का समस्थानिक है। ये क्या था? भारी समस्थानिक था। तो भारी DNA अणु को सामान्य DNA अणु से सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रबलता में अपकेंद्रीकरण करके उसको क्या किया गया? अलग किया गया। किससे? N14 से। आप यहाँ देख सकते हैं अलग किया गया। और इसके बाद पहले यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ क्या हुआ प्रथम पीढ़ी में? तो अगला पीढ़ी में क्या देखा गया? दोनों एक साथ उपस्थित हैं। और इसके दूसरे पीढ़ी में आइए, तो दूसरे पीढ़ी में देखिए ये N14 अलग हो गया, ये N14 क्या हो गया? अलग हो गया। और ये इसको हम कह सकते हैं हाइब्रिड DNA। यहाँ देखिए आप हाइब्रिड, यहाँ पे ये 50% आपको N14 भी दिख रहा होगा, 50% N15 भी दिख रहा है, 50% N14 भी दिख रहा है। यानी कि दोनों का गुण है, यानी कि दोनों का संकर है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? हाइब्रिड कह सकते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड हो गया। और ये लाइट DNA हो गया, लाइट 50%। और हम आप क्या कहे हैं कि प्रत्येक पीढ़ी में 50% का संकर होता है। यहाँ देखिए 100% था, पहला पीढ़ी जब इसका आया तो 50% हो गया। फिर तीसरा परसेंट में इसका 50% हो गया। 50 का 50% कितना हो जाएगा? 25%। और तीसरे पीढ़ी में अगर जाइएगा, थर्ड जनरेशन में जाइएगा, तो उसका 50% यानी कि 12.5% हो जाएगा कंप्लीट। फिर देखिए यहाँ क्या किया गया? इसके बाद भारी DNA अणु को हल्का DNA में क्या किया गया? प्रतिकरण के लिए रखा गया। किसके लिए? प्रतिकरण, प्रतिलिपिकरण ही उसको कहते हैं। प्रतिकरण के लिए रखा गया, जिसमें यह देखा गया कि N15 का दोनों स्ट्रैंड, DNA अणु का स्ट्रैंड इस प्रकार से होता है। तो क्या कह रहा है? N15 का दोनों स्ट्रैंड विकुंडलित हो जाता है। विकुंडलित का मतलब खुल जाता है इस प्रकार से, विकुंडलित हो जाता है। और विकुंडलित होकर सांचे की भांति कार्य करता है। बतासा बनते हुए देखे हैं? बतासा बनाने का एक सांचा होता है, ईंट बनाने का एक सांचा होता है, किसी भी मूर्ति बनाने का भी एक सांचा होता है। सांचा के अंदर मिट्टी दे दीजिए, ऊपर से एक बार सांचा को क्या कीजिए? चाप दीजिए, तो एक मूर्ति का निर्माण हो जाता है। बस उसी प्रकार DNA अणु खुल गया और एक सांचे की भांति कार्य करने लगा। तो यहाँ इस सांचे से DNA का निर्माण हो गया। और इस DNA में क्या कहा गया कि N14 और N15 इस प्रकार से आप कर सकते हैं। N15 ये N14 रहेगा, और ये तो N15 और ये आपका N14 उपस्थित थे। ये हो गया आपका DNA प्रतिलिपिकरण की विधियाँ। सबसे महत्वपूर्ण मेथड इसलिए हम इसी को पढ़ाएं कि इसको वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता दिया गया। ये दोनों विधि को आगे जा कर के मान्यता नहीं दिया जाता है। इसको हम PDF में डाल देंगे, आप PDF से इसको पढ़ सकते हैं। और
अर्धसंरक्षी मत को भी सिद्ध करने के लिए दो वैज्ञानिक और भी इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे टेलर हो गए, वाटसन एवं क्रिक हो गया। उन दोनों का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ के साथ दे देंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग सहायता करें। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लाइक शेयर करते रहिए। और अगर इसमें आपको कोई चीज़ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताना ना भूलें, ताकि हम अगले वीडियो में उसको हम कुछ बता सकें। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।